Hello everyone, my name is Amardeep, currently working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we are going to discuss the numerical on vapor power cycle. This numerical is basically based on reheat cycle. Okay, so let us start. So ये आपको प्रॉब्लम गिवन है. प्रॉब्लम के स्टेटमेंट हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं. In a reheat cycle, the steam is supplied at 50 bar and 400 degrees Celsius to the high pressure turbine, and after expansion up to 12 bar pressure, the steam is reheated at constant pressure up to 380 degrees Celsius in a reheater before further expanding in low pressure turbine up to a pressure of 0.1 bar. Find. ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. वर्क आउटपुट इन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्बाइन, बी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, एंड लास्ट वन इज स्टीम रेट. सो इस न्यूमेरिकल को पढ़ के एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसा इसके पहले हमने थ्योरी पढ़ी है रीहीट साइकिल की, तो रीहीट साइकिल में दो आपका टर्बाइन लगा होता था, एक हाई प्रेशर टर्बाइन, एक दूसरा लो प्रेशर टर्बाइन. तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि 50 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर टर्बाइन में स्टीम जो है वो इंसर्ट करता है या स्टीम सप्लाई किया जाता है. आफ्टर एक्सपेंशन हाई प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंशन होता है. कहाँ तक? 12 बार तक एक्सपेंशन होता है. देन स्टीम को फिर से एट सेम कांस्टेंट प्रेशर पे 380 डिग्री सेल्सियस पे रीहीटिंग की जाती है. 380 डिग्री सेल्सियस पे. उसके बाद लो प्रेशर टर्बाइन में फिर से एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन प्रेशर कहाँ तक होता है? दैट इज द 0.1 बार. तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिस्टमेटिक डायग्राम बना लेते हैं और इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीएस डायग्राम. इन्होंने कहा कि हमने सिस्टमेटिक डायग्राम ये बना लिया कि एक हाई प्रेशर टर्बाइन है, एक लो प्रेशर टर्बाइन है, और ये हमारा कंडेंसर है, ये फर्नेस होता है हमारा जिसमें रीहीटर लगा होता है और बॉयलर लगा होता है, जो हम क्यूबी हीट एक्सटर्नल सोर्स से हीट सप्लाई देते हैं. तो अब हम कंडीशन देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले स्लाइड पे आते हैं. इसमें देखिए यानी इन रीहीट cycle the steam is supplied at 50 bar and 400 degree Celsius to the high pressure turbine. Okay, so ये है हमारा हाई प्रेशर टर्बाइन. इसका मतलब ये जो स्टीम सप्लाई हो रहा है हाई प्रेशर टर्बाइन को, इसका इन्होंने कंडीशन दिया है कि 400 डिग्री सेल्सियस एंड 50 बार. तो इसका मतलब एट 0.3 पे हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है. राइट. उसके बाद नेक्स्ट वन इज, फिर इन्होंने कहा कि इसमें एक्सपेंशन होता है हाई प्रेशर टर्बाइन में, और आफ्टर एक्सपेंशन अप टू 12 बार प्रेशर. अब इस हाई प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंशन हुआ तो एट 0.4 इसका प्रेशर कितना हो गया? 12 बार. पर टेम्परेचर इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने केवल प्रेशर बताया कि आफ्टर एक्सपेंशन इसमें प्रेशर हो गया 12 बार. और इसी 12 बार पे, इसी कांस्टेंट प्रेशर पे एट 0.4 पे जो है वही प्रेशर इस पूरे रीहीटर में कांस्टेंट है. एट 0.5 तक पूरा कांस्टेंट है. लेकिन टेम्परेचर इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि जो 4 बार एट 0.4 पे 12 बार टेम्परेचर है, ये कहाँ जा रहा है? रीहीटर में. और रीहीटर में रीहीट हो रहा है अगेन उसी कांस्टेंट प्रेशर पे. कहाँ तक? किस टेम्परेचर तक? दैट इज द 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक. तो एक चीज और क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो 0.4 पे प्रेशर है दैट इज अ 12 बार. लेकिन एट 0.5 पे दो चीजें और क्लियर हो गई कि जो 12 बार प्रेशर था वो तो पूरा कांस्टेंट है 5 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे 5 पे प्रेशर कितना है? 12 बार. और टेम्परेचर कितना है? क्योंकि रीहीट के बाद कहाँ तक रीहीट हुआ? 380 डिग्री सेल्सियस तक. तो इसका टेम्परेचर भी पता हो गया 0.5 का. तो 0.5 का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पता हो गया. राइट. अब फिर से ये कहाँ जा रहा है? लो प्रेशर टर्बाइन में. लो प्रेशर टर्बाइन. अब देखिए इन रीहीटर बिफोर फर्दर एक्सपेंडिंग इन लो प्रेशर टर्बाइन अप टू प्रेशर 0.1 बार. ओके. फिर उन्होंने कहा कि इस लो प्रेशर टर्बाइन में हमारे पास जो स्टीम आया
उसका प्रेशर कितना है 12 बार, टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन में कहाँ तक एक्सपेंशन हुआ, एट 0.6 पे जो प्रेशर होगा दैट इज 0.1 बार। टेम्परेचर का इन्होंने बात नहीं किया। एक्सपेंशन के बाद फिर ये कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में फिर से कूल डाउन होगा, देन 0.1 पे आएगा, 0.1 पे आपका लिक्विड आ गया, लिक्विड फिर से आ गया हीट पंप में, हीट पंप से फिर से वो फर्नेस में आ गया, राइट। अगेन ये बॉयलर है, बॉयलर से फिर, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऑपरेट होता रहेगा। इसका टीएस डायग्राम देखते हैं। इसका टीएस डायग्राम बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास एट 0.3 पे जो प्रेशर है 50 बार है और जो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया कि ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन में ये है 50 बार प्रेशर लाइन और एट 0.3 पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ हाई प्रेशर टर्बाइन में, देन उसी कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हुआ एट 0.5 तक, राइट, रीहीटर में, एंड देन 5 to 6 क्या है, 5 to 6 लो प्रेशर टर्बाइन में अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, एंड देन 6 to 1 फिर से आ जाइए आप कंडेंसर, कंडेंसर के पास 1 से 2 हीट पंप, एंड 2 to 3 सीधा बॉयलर। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि 3 से 4 में आपका हाई प्रेशर टर्बाइन लगा है, 4 से 5 के बीच में आपका रीहीटर लगा हुआ है जो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड कर रहा है 380 डिग्री सेल्सियस तक, एंड 5 to 6 अगेन लो प्रेशर टर्बाइन लगा हुआ है, एंड 6 to 1 कंडेंसर, शो ऑन, राइट। तो एक चीज इस टीएस डायग्राम बनाने में एक कंफ्यूजन आएगा कि एट 0.3 नो डाउट 50 बार है एंड 400 डिग्री सेल्सियस है, तो एट 0.3 को हम अनडाउटली बोल सकते हैं कि ये सुपर हीटेड जोन में होगा। तो ठीक है, हमने 0.3 को सुपर हीटेड जोन में रख लिया, लेकिन आफ्टर एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर टर्बाइन एट 0.4 पे इन्होंने टेम्परेचर की कोई बात नहीं की। तो इट मे बी 0.4 सुपर हीटेड जोन में हो, या इट मे बी 0.4 सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पे हो, लाइन पे हो, या इट मे बी कि 0.4 विद इन वेपर डोम में हो। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये क्लियर कैसे होगा? ये क्लियर तब होगा जब हम एट 0.4 ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, या एक और प्रोसेस में आपको बताऊंगा, एक और तरीका आपको बताऊंगा कि 0.4 पे आई मीन 0.4 की पोजीशन क्या होगा, आई मीन विद इन द वेपर डोम होगा, या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा, या सुपर हीटेड रीजन में होगा। जब मैं मोलर डायग्राम अभी डिस्कस करूंगा उससे भी क्लियर चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एज यूजुअल जो हम पढ़ते आए हैं कि अगर हम 0.4 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की कैलकुलेट कर लें, और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 आता है तो सुपर हीटेड जोन में, अगर वो इक्वल टू 1 आता है तो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, अगर वो लेस देन 1 आता है तो वो विद इन द वेपर डोम, राइट। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं कि ये 0.4 लाई कहाँ कर रहा है एक्चुअली में, राइट। तो आपने देखा होगा कि 0.4 पोजीशन ऑफ 0.4, तो 0.4 की पोजीशन करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टीम टेबल से इस S3 की वैल्यू तो पता लग जाएगी भाई। सुपर हीटेड स्टीम टेबल निकालेंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में एट 50 बार पे 400 डिग्री सेल्सियस में ये देख लेंगे कि इसका स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या है। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया भी है कि ये आपका सुपर हीटेड स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम में एंट्रोपी का ये चार्ट है। अब ये देखिए ये आपका 50 बार प्रेशर है, 50 बार प्रेशर में 400 डिग्री, ये 50 बार प्रेशर, 50 बार प्रेशर पे आप देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पे जो एंट्रोपी है दैट इज 6.651 किलो जूल पर केजी केल्विन है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, एट 0.3 पे एंट्रोपी, और अगर एट 0.3 पे एंट्रोपी पता लग गया तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है हाई प्रेशर टर्बाइन में, तो 0.4 पे भी एंट्रोपी कितनी होगी, वही उतना ही होगा क्योंकि S3 इक्वल टू S4। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि ये 0.4 के पोजीशन कहाँ है, सुपर हीटेड में है या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है या फिर विद इन वेपर डोम है। तो इसको कैलकुलेट कर लें। तो T इक्वल टू 50 बार पे 400 डिग्री सेल्सियस पे हमने एंट्रोपी नोट डाउन कर लिया 6.651 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 0.4 हमने चलो एज्यूम कर लिया कि 0.4 हमारा विद इन द वेट रीजन में है, यहाँ पे कहीं है जहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन भी कुछ होगा,
है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो x है। सपोज एक एजम्पशन लिया है कि यहाँ पे हमारे पास 0.4 लाई कर रहा है और इस पॉइंट पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो x है। तो अगर यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन x है तो इस ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पता लग जाएगा पोजीशन क्या होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो वो यहाँ पे आ जाएगा सुपर हीटेड जोन में, x इक्वल टू 1 आ जाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, और x लेस देन 1 आया तो यहाँ विद इन द वेपर डोम जो हमने एज्यूम किया है वो ठीक होगा, राइट। तो अब अगर इस पॉइंट पे विद इन द वेपर डोम है और ड्राइनेस फ्रैक्शन x हमने एज्यूम किया है, तो इस पे एंट्रोपी अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो इस पे एंट्रोपी विद इन द वेपर डोम अगर हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, दैट इज द S3 इक्वल टू S4 क्योंकि हमने एज्यूम किया विद इन द वेपर डोम, इक्वल टू SF4, राइट, क्योंकि 4 पॉइंट हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं विद इन द वेपर डोम। तो SF4 प्लस x ऑफ SFG4। तो अब हम फिर से जाएंगे स्ट्रीम टेबल में और SF4 की वैल्यू देखेंगे और SFG4 की वैल्यू। SF4 की वैल्यू का मतलब क्या है, एट 12 बार प्रेशर पे एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, एट 12 बार प्रेशर पे एंट्रोपी ऑफ SFG। इसको हम देखेंगे फिर से और उसकी वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। वैल्यू नोट डाउन करने के बाद ये जो नीचे आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन S3 इक्वल टू S4 इक्वल टू SF4 प्लस x इंटू SFG4, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप देखिए 12 बार प्रेशर पे SF और SFG, 12 बार प्रेशर बेसिस, ओके ना, ये रहा 12 बार प्रेशर में SF और SFG। देखिए क्या है, ये है 12 बार प्रेशर। 12 बार प्रेशर पे SF आ गया आपका 2.216 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड SFG इज 4.303 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये दोनों वैल्यू हमने नोट डाउन कर लिया। वैल्यू नोट डाउन करने के बाद जो ये नीचे इक्वेशन दिया है इसमें रख देंगे। तो SF4 इक्वल टू 2.216 किलो जूल पर केजी एंड SFG4 इक्वल टू 4.303 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी कि S3 इक्वल टू S4, तो उसकी वैल्यू रख देंगे जो हमने S3 की वैल्यू कैलकुलेट किया है सुपर हीटेड स्टीम टेबल से। तो 6.651 दिस वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट इज द 1.031। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, तो इससे ये बहुत क्लियर हो गया कि जो 0.4 होगा वो लाई करेगा कहाँ, सुपर हीटेड रीजन में। तो ये डाउट क्लियर हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम सुपर हीटेड जोन टू सुपर हीटेड जोन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। देन 4 कहाँ गया, रीहीटर में, और रीहीट हुआ इसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे, दैट इज द एट 0.5 तक यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 380 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। कंसीडर, एज्यूम करते हैं कि हमने इसमें 1 kg स्टीम फ्लो हो रहा है, 1 kg स्टीम फ्लो हो रहा है। सो हर एक पॉइंट पे अब हमारा अगला जो है टारगेट क्या है कि हर एक पॉइंट पे हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो 3 पॉइंट पे हमारे पास एंथैल्पी भी कैलकुलेट हो जाएगी, एंट्रोपी कैलकुलेट हो गया तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। ओके, 4 पॉइंट पे एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, देन 5 पे एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, देन 6 पे। तो 3 पे एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए या तो आप स्ट्रीम टेबल से देख लें या आप मोलर डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हम मोलर डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब मोलर डायग्राम कैसे हम देखेंगे कि भाई ये एक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, दैट इज अ 50 बार कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, राइट। 50 बार कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे जो ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि 50 बार प्रेशर है और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस पॉइंट को जब हम मोलर डायग्राम पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि 50 बार वाली लाइन और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही वो पॉइंट होगा, वही पॉइंट 3 होगा। और इस 3 पॉइंट से हम सीधा क्या करेंगे, सीधा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कर देंगे। तो एक्सपेंशन करते टाइम जो 12 बार वाली लाइन को, ये एक्सपेंशन जो ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो हम नीचे आ रहे हैं लाइन, ये लाइन अगर 12 बार वाली प्रेशर लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब जिस प्रेशर लाइन को 12 बार पे काटा है, अब इसी प्रेशर लाइन पे हम चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और 5 एट 0.5 पे
कहाँ कैसे मिलेगा कि इस प्रेशर 12 बार प्रेशर पर चलते जाएंगे और ये प्रेशर लाइन जहां भी 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा 5 पॉइंट। और 5 पॉइंट से फिर से हम सीधा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कर देंगे, तब तक हम एक्सपेंशन करते जाएंगे जब तक 0.1 बार वाली लाइन कट ना कर जाए, वो आ जाएगा 0.6, राइट। तो ये हम सारा कैलकुलेशन कहाँ कर लेंगे, मोले डायग्राम से कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो एक चीज और, तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा 3, 4, 5, 6 सब हमारा मोले डायग्राम से आ जाएगा। लेकिन पॉइंट 1 पे इंथैल्पी और पॉइंट 2 पे इंथैल्पी क्या स्ट्रीम टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट 1 पे इंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो पॉइंट 1 बार पे HF देख लीजिए, है कि नहीं, स्ट्रीम टेबल में आई और पॉइंट 1 बार पे HF की क्या वैल्यू है, वही H1 होगी। लेकिन पॉइंट 2 कैलकुलेट करना है, पॉइंट 2 कहाँ है, पॉइंट 2 लाइज इन सबकूल्ड रीजन। तो यहाँ पे अगर एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है तो उसकी एंथैल्पी हम कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम करते हैं हम कि 1 kg स्टीम इसमें सर्कुलेट कर रहा है। तो फ्रॉम स्टीम टेबल P इक्वल टू 0.1 बार, P इक्वल टू 0.1 बार पे सबसे पहले हम V ऑफ F कैलकुलेट कर लेते हैं और H1 कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखिए ये है 0.1 बार, 0.1 बार में P ऑफ F दैट इज द 0.001010 मीटर क्यूब पर केजी एंड HF इज 191.8 किलो जूल पर केजी। तो इसकी वैल्यू हमने लिख लिया। इसकी वैल्यू लिखने के बाद यहाँ लिख लिया हमने इसकी वैल्यू। फीड पंप हमें पता है फीड पंप क्या होता है, देखिए फीड पंप में क्या होगा, दैट इज एंथैल्पी डिफरेंस H2 माइनस H1। इस H2 माइनस H1 इज इक्वल टू V ऑफ F इंटू P2 माइनस P1। V ऑफ F क्यों कर रहा है, क्योंकि एट पॉइंट 1 पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा दैट इज द लिक्विड का वॉल्यूम होगा एट प्रेशर 0.1 बार। तो इसकी वैल्यू हमने लिख लिया। तो यहाँ से H2 माइनस H1, दिस H2 इक्वल टू H1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ऊपर HF की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से H2 इक्वल टू 196.8 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से पंप का वर्क डन निकाल लिया यहाँ से, दैट इज अ 5 किलो जूल पर केजी। अब हम आते हैं फ्रॉम मोले डायग्राम से कैसे कैसे कैलकुलेट करना है सारी जो और एंथैल्पी है 3, 4, 5, 6 कैसे मोले डायग्राम को हम रीड करते हैं। ये देखिए आप लोग आ जाते हैं मोले डायग्राम। ये मोले डायग्राम पे देखिए एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। मोले डायग्राम में बहुत सारे लाइंस आपको दिख रहे हैं। सारी लाइंस को हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइंस क्या है। ये देखिए ये हाफ सेक्शन है हमारा, जो वेपर डोम बनता है उसका हाफ पोर्शन है। ये जो लाइन दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर रह रहा है, ये डार्क लाइन जो दिख रही है ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन, राइट। अगर ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है तो इसका मतलब विद इन द वेपर डोम, विद इन द वेपर डोम यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। और सैचुरेटेड वेपर लाइन के इस साइड ये होगा हमारा वेपर, राइट। अब विद इन द वेपर डोम ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस ये जो थोड़ी सी डल लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शंस लाइन है। अलग अलग पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है, यहाँ आपको लिखा भी है कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शंस लाइन। अब दूसरी जो पॉइंट लाइंस ये दिख रही हैं, ये लाइंस जो गई हैं, ये कंटिन्यूअस लाइंस ये जो गई हैं, ये कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन बार में। कांस्टेंट प्रेशर लाइन, सारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, राइट। ये जो गई हैं आप देखिए, अगर मेरी कर्सर को ध्यान दीजिए तो बिल्कुल ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, राइट। एंड देन एक और लाइन इसमें दिख रहा होगा, दिस डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर केजी में। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस होती हैं इन मीटर क्यूब। ये जो डॉटेड लाइन है, एक लाइंस और दिख रहे होंगे, ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये बन गई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस होती हैं, यहाँ से निकली हैं देखिए, और ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और यहाँ पे आपका एंट्रोपी है, तो ये जो लाइंस हैं ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस तो है ही हैं जो आपके परपेंडिकुलर जो रही है। और इधर जो
वाई एक्सिस पे है, ये एंथैल्पी है, तो ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस। तो आपको बस इतनी लाइंस इसमें रीड करनी है कि कौन सा ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस लाइन, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम रेयर यूज होता है, और कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस। तो इसका हम यूज करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, ये डिफरेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट पे इंथैल्पीज कैलकुलेट करने के लिए। तो हम आते हैं अपने उस पे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि जो हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम इनलेट हुआ है वो 50 बार और 400 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम इनलेट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 50 बार वाली प्रेशर लाइन कौन है। आप देखिए ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1 बार, 1.5 बार। तो ये कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये आ गया 12 बार प्रेशर, 20 बार प्रेशर, 25 बार, 30 बार एंड 40 बार, एंड दिस 50 बार प्रेशर। ये आपको दिख रहा होगा कर्सर जहां मैं रोटेट कर रहा हूँ। ये 50 बार वाली लाइन हम आगे बढ़ते जाएंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि 400 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन को ये कट नहीं कर देगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम बढ़ते जाएंगे, राइट। अब ये देखिए, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, सॉरी ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। देखिए जहाँ पे ये आपको कलर दिख रहा होगा चेंजेस, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन और टेम्परेचर लाइन, और ये 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाइन है। तो हमें तो यही पॉइंट चाहिए था कि ये जो 50 बार प्रेशर वाली लाइन है और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली लाइन जहां एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, 3 पॉइंट होगा। तो ये देखिए यहाँ से हम कांस्टेंट प्रेशर आए, 50 बार प्रेशर पे आए, 50 बार प्रेशर पे आए, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो ये जो हमारी लाइंस आ रही है, ये देखिए, इसको मैं इसलिए कलर से, अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हूँ। ये लाइन और ये रेड कलर की लाइन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, और अगर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो उसके वाई एक्सिस पे हमने फिर प्रोजेक्ट कर दिया, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एंथैल्पी निकल गई, राइट। ये एंथैल्पी हमने नोट डाउन कर लिया। तो ये क्या हो गए, H3 की वैल्यू, राइट। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा हाई प्रेशर टरबाइन में। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में हम एक्सपेंशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, कब तक, जब तक कि 12 बार प्रेशर वाली लाइन कट ना कर जाए। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन करते गए, और ये रही 12 बार प्रेशर वाली लाइन। देखिए ये है 12, ये 12 बार प्रेशर वाली लाइन गई है। तो जैसे ही हमने एक्सपेंशन किया तो इस पॉइंट पे 12 बार प्रेशर की लाइन कट कर गई ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और आप देखिए खुद कि 12 बार प्रेशर लाइन को जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट 4 है, और कहाँ है, आउटसाइड द वेपर डोम, आई मीन सुपर हीटेड जोन में ऑलरेडी है ही है। तो मोलर डायग्राम से भी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि 0.4 जैसे अभी हमने कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया था, अगर हम सीधा मोलर डायग्राम पे आ जाएं तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मोलर डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 0.4 किस की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 0.4 यहाँ पे फिर से हमने एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट, क्योंकि थोड़ा मोड़ा एरर आ सकता है कि कोई थोड़ा सा उसमें एरर ज़्यादा आ गया तो हो सकता है कि वैल्यूज़ जो है 2, 4, 5 आगे पीछे हो जाएं, चेंज हो सकती है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना एरर्स चलता है मोलर डायग्राम में, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, कोशिश करिए आप लोग। तो इस 0.4 पे हमने फिर से एंथैल्पी नोट डाउन कर लिया। अब 0.4 से फिर से उसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो 12 बार प्रेशर लाइन है वो फिर से कहाँ जाएगा, रीहीटर में गया, और रीहीटर में रीहीट हुआ कहाँ तक, 380 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब हमने फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते गए। तो अब देखिए ये लाइंस क्या है, ये लाइन है 350 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन है 350 डिग्री सेल्सियस जिस पे कर्सर आपका दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए 380 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन। तो हमने देखा कि ये 400 डिग्री सेल्सियस है, 350 और 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में 380 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा, तो वो लाइन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम एक जो है प्रॉपर एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई करीब करीब 380 डिग्री सेल्सियस लाइन यही आएगी। तो ये भी एक चीज है कि इसका भी लिटिल बिट लोअर और लिटिल बिट हायर थोड़ा मोड़ा हो सकता है वेरिएशन इस पॉइंट को लेने में भी, लेकिन 12 बार प्रेशर वाली लाइन को
ये 380 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये 400 डिग्री सेल्सियस था तो मैंने एज्यूम कर लिया 380 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन कहीं यहाँ होगी, राइट। तो ये पॉइंट मिल गया। इसके करस्पॉन्डिंग हमने फिर से एंथैल्पी ले ली, राइट। अब यहाँ से फिर से कहाँ एक्सपेंशन होगा, लो प्रेशर टरबाइन में। लो प्रेशर टरबाइन में फिर से एक्सपेंशन हुआ, और कब तक एक्सपेंशन होता रहेगा, जब तक कि 0.1 बार वाली लाइन को ये कट ना कर दे। तो आप देखिए फिर से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होता गया, एक्सपेंशन होता गया, एक्सपेंशन होता गया, और ये जो देखिए 0.1 बार वाली प्रेशर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग इसके फिर से हमने एंथैल्पी नोट कर ली। तो हर एक पॉइंट पे, जैसे पहला पॉइंट है ये 3 पॉइंट, यहाँ पे एंथैल्पी आ गया, 4 पॉइंट यहाँ पे एंथैल्पी, 5 पॉइंट यहाँ पे एंथैल्पी, और 6 पॉइंट देखिए विद इन द वेपर डोम, यहाँ पे भी एंथैल्पी आ गया। तो मोलेर डायग्राम बिल्कुल सिंपल है देखना। बस आपको क्या करना है, बड़ी वाली स्केल लीजिए और बड़ी वाली स्केल से आप फटाफट मोलेर डायग्राम से, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन सा प्रेशर लाइन कहाँ कट कर रहा है, टेम्परेचर लाइन को या स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो भी आपको करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमने सारी एंथैल्पी जो है वो नोट डाउन कर लिया। ये देखिए H3 3198, H5 3225, H4 H6, तो सारी एंथैल्पी हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब ये देखिए सारी एंथैल्पी हमारे पास आएगी। 1 का एंथैल्पी H1 आ गया, H2 आ गया, H3 H4 H5 H6, सारी एंथैल्पी आ गई। अब हम किसी भी चीज को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट, राइट। सो वर्क निकालना है, वर्क डन इन हाई प्रेशर टरबाइन में। वर्क डन इन हाई प्रेशर टरबाइन में देखिए, ओके, वर्क डन इन हाई प्रेशर टरबाइन में दिस H3 माइनस H4, वर्क डन इन लो प्रेशर टरबाइन में H5 माइनस H6। फटाफट निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट एडिशन इन बॉयलर H3 माइनस H2, राइट। तो हर किसी की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए WT हाई प्रेशर में तो H3 माइनस H4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू आएगी। वर्क डन लोअर प्रेशर में H5 माइनस H6, उसकी वैल्यू है। नेट वर्क डन आपने निकाल लिया, WP ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया 5 किलो जूल पर kg, तो उसकी वैल्यू रख के यहाँ पर। हीट एडेड बॉयलर में, सॉरी हीट एडेड, देखिए हीट एडेड 2 जगह हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज यहाँ से मिस्टेक हो सकता है। हीट एडेड 2 जगह कहाँ हो रहा है, एक तो बॉयलर में हो ही रहा है 223, ये बॉयलर में हो रहा है। दूसरा एक हीट एडेड कहाँ हो रहा है, ये रीहीट में 4 से 5 के बीच में, यहाँ भी तो हीट ऐड हो रहा है 4 से 5 के बीच में। तो दिस H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, ये हो गया आपका हीट एडेड इन साइकिल, राइट। हीट एडेड निकाल लिया। अब थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, तो W नेट माइनस हीट एडेड। स्टीम रेट निकालना है, तो इसकी यूनिट चेंज कर लो, 3600 डिवाइड बाई W नेट, इसकी वैल्यू रख दिया तो इसकी वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं उस पर भी रिप्लाई दे दूंगा, या अपनी मेरी एक मेल आईडी है, आप इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।